नमस्कार साथियों, विजय पिंगोले क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमारा चल रहा था गोहिल वंश के अंतर्गत हम कुछ चर्चाएं कर चुके थे, जिसमें हमने एक एक वीर योद्धाओं की कहानी की चर्चा करी। उसके अंतर्गत हम बहुत सारे शासकों की चर्चा करी जो एक वीर योद्धा थे। उन्हीं योद्धाओं के कुछ वंशज आ गए। उन श्रृंखलाओं के अंतर्गत हम उदय सिंह की चर्चा कर चुके थे, प्रताप की चर्चा कर चुके थे, अमर सिंह की चर्चा कर चुके थे। हम गोहिल वंश के अंतर्गत ही आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कहाँ तक चर्चा कर ली थी? हमने चर्चा कर ली थी कर्ण सिंह के बाद में हमने चर्चा की थी जगत सिंह की। ठीक है, अब जगत सिंह के बाद में अगर हम चर्चा करते हैं तो वो हमारा नेक्स्ट शासक होगा राज सिंह। राज सिंह। अब राज सिंह की चर्चा करते हैं तो इनके पिता कौन? जगत सिंह। इनकी माता का क्या नाम था? जनादे माता। जना। इनका जन्म 1629 में हुआ। ठीक है, 1629 में इनका जन्म हुआ। माता जनादे बाई। ठीक है, पिता जगत सिंह। प्रथम। ठीक है, ये तो था इनका। अच्छा, शासनकाल की भी चर्चा कर लेते हैं हम। तो शासनकाल की अगर हम चर्चा करें तो 1652 में इनके पिता की मृत्यु हुई थी। 52 से लेके 80 तक। 1652 से लेकर क्या है 80 तक इनका क्या था? शासनकाल था। ठीक है, इनका जन्म कब होता है? 1629 के अंतर्गत। अब जब इनका जन्म होता है 1629 में, उसी दौरान क्या है 1627 के अंतर्गत औरंगजेब क्या बनता है? शाहजहां क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। 1627 में शाहजहां शासक बनता है। ठीक है, 1627 में शाहजहां शासक बनते हैं। इनका जन्म होता है 29 के अंतर्गत। ठीक है, अब जब ये श्रृंखला चल रही थी आगे की कड़ी, है ना, तो अब ये जो जगत सिंह थे हमारे, हमने पढ़ा था इसमें इन्होंने मुगल संधि के खिलाफ दुर्गों का जीर्णोद्धार कराया था, काफी सारी संधियां तोड़ी थी। वैसे ही राज सिंह थे हमारे। क्या? वैसे ही राज सिंह थे। इन्होंने अपने पिता के भांति, अपने पिता की भांति यानी उन्हीं की तरह मेवाड़ मुगल संधि का विरोध किया, यानी कुछ ना कुछ करते ही रहते थे उस संधि के खिलाफ। ठीक है, अब ये लाइन तो हमने थोड़ी एक पॉइंट के बाद इससे पूर्व एक पॉइंट और लिख लेना चाहिए हमें। तो वो ये पॉइंट है, जब राज सिंह शासक बने थे तो शाहजहां ने क्या किया था? इनके लिए 5000 जात प्लस 5000 सवार, ये यहाँ के मनसब प्राप्त हुए इनको। तो शाहजहां ने क्या 5000 जात प्लस 5000 सवार इनको दिया, है ना, और साथ के साथ एक घोड़ा और एक हाथी भेजा। हाथी पूर्णतः से सजा हुआ था। हाथी घोड़े क्या पूर्णतः से सजे हुए थे, जड़ा हुआ मजदार, मतलब उस पर पूर्णतः से वो क्या हीरे मोतियों से इनसे जड़े हुए हाथी भेजे थे इनके पास में। ठीक है, शाहजहां ने राज सिंह को 5000 जात प्लस 5000
सवार का मनसबदार बनाया तथा एक हाथी व घोड़ा भेंट किया। अब ये जो हाथी और ये घोड़ा था, है ना, तो ये क्या होता है, हीरो मोतियों से मालाओं से सुसज्जित होता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम इस वाले पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। क्या इन्होंने अपने पिता के भांति ही उस संधि का क्या किया, मेवाड़ मुगल जो संधि हुई थी अमर सिंह के समय 1615 में, उस संधि का क्या किया, विरोध किया और दुर्गों का निर्माण व दुर्गों का जीर्णोद्धार वो करने लगे थे, है ना। तो इस बात से नाराज होकर शाहजहां ने एक अभियान भेजा। तो वो अभियान कब भेजा, 1656 में शाहजहां ने 1656 नहीं सॉरी अब इस बात का विरोध होता है, तो विरोध करते हैं मुगल संधि का, है ना। तो शाहजहां के खिलाफ ये क्या करते हैं, दुर्गों का निर्माण व जीर्णोद्धार जारी रखते हैं, जिससे नाराज होकर शाहजहां 30,000 घुड़सवारों के साथ में एक सेना भेजते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की क्या करें, जो दीवार खींची गई थी उसको क्या गिरा दें। ठीक है, मतलब उसके निर्माण को रोकने के लिए शाहजहां ने क्या किया, इसके विरोध में सैनिक भेजे। अब उसके बाद में क्या होता है, 1656 के अंतर्गत क्या होता है, जो शाहजहां के वंशज थे औरंगजेब व दारा, ठीक है, उनके मध्य क्या संघर्ष शुरू हो जाता है सिंहासन को लेकर, मतलब कौन शासक बनेगा उसको लेकर। तो 1656 में ये संघर्ष शुरू होता है। तब क्या करते हैं, दारा और अपना औरंगजेब राज सिंह से क्या मदद मांगते हैं कि मेरी सहायता करो शासक बनने में। ठीक है, तब राज सिंह क्या करते हैं, एक टीका उत्सव होता है, टीका दौड़ कह सकते हैं हम उसे, टीका दौड़ के बहाने से कहा कि बहाना बनाया कि टीका दौड़ का उत्सव है तो मैं तो नहीं आ सकता, ठीक है, तो मैं आप लोगों की सहायता नहीं कर सकता। तो ऐसे टीका उत्सव का बहाना लगाकर 1656 में इस युद्ध से, मतलब इस जो इनका वंशजों का इनका उत्तराधिकार का जो युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, उससे दूर हो गए। ठीक है, 1656 में शाहजहां के उत्तराधिकारी के मध्य दारा व औरंगजेब के मध्य संघर्ष शुरू हुआ। अब इन दोनों के मध्य संघर्ष शुरू हुआ, तब इन्होंने राज सिंह से मदद मांगी। अब जब इन्होंने राज सिंह से मदद मांगी तो राज सिंह ने क्या किया, एक टीका दौड़ होती है उसका बहाना लगाया, टीका दौड़ का बहाना लगाकर इससे दूर रहे।
और 2 मई 1658 में मुगलों की चौकियों जो राज्य व राज्य से बाहर की चौकियों को लूटा। अब उनका उत्तराधिकारी का संघर्ष चल रहा था, तो उसका फायदा किन्होंने उठा लिया? राज सिंह ने, और उनकी चौकियों को लूटा और साथ के साथ मांडलगढ़ दुर्ग पुनः प्राप्त किया। जो मांडल दुर्ग हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान इनके हाथों से निकल गया था, उस दुर्ग को पुनः किसने प्राप्त किया? राज सिंह ने। ठीक है, अब आप आगे चर्चा करें। अब ये उत्तराधिकार का संघर्ष हो गया। अब इसके अंतर्गत कौन जीते? औरंगजेब। अब औरंगजेब जैसे शासक बने तो राज सिंह ने क्या किया? अपना एक पुत्र था सुल्तान सिंह, उसको उसकी सेवा में भेज दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें हम। औरंगजेब के शासक बनते ही राज सिंह ने अपने पुत्र सुल्तान सिंह को इसकी सेवा में भेजते हैं। ठीक है, ये तो थी जिससे औरंगजेब थोड़े शांत हो गए थे। ठीक है, कि साथ भी नहीं दिया, उससे शांत हो गए थे। बट अब आगे कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो दोनों के मध्य के संघर्ष का कारण बनती है। उन घटनाओं की हम थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। पहले तो वैसे भी ये उनके खिलाफ ही थे, जैसा कि देखो मुगल मेवाड़ संधि का इन्होंने विरोध किया, है ना, प्लस उनका आदेश नहीं माना, प्लस उनका साथ भी नहीं दिया युद्ध के दौरान, इनके संघर्ष के दौरान उत्तराधिकार के, है ना। तो ये कई सारे उनके विरोध में हमेशा काम किया और उनकी चौकियों को लूटा। प्लस अब महत्वपूर्ण हम संघर्ष की बात करते हैं। औरंगजेब व राज सिंह के मध्य संघर्ष। अब इन दोनों के मध्य के संघर्ष के कारणों की बात करते हैं। कारण भी लिख ही देता हूं, संघर्ष के कारण। ठीक है, अब इनके संघर्ष के कारण की बात करते हैं। पहला कारण की बात करते हैं, चारुमती से विवाह। अब भाई साहब जी, चारुमती कौन है? चारुमती किशनगढ़ के रूप सिंह की पत्नी थी। इनके भाई थे चारुमती के मान सिंह। तो ये रूप सिंह कहां के शासक थे? किशनगढ़ अजमेर के। ठीक है, चारुमती किशनगढ़ अजमेर के पुत्री थी रूप सिंह। अब चारुमती से विवाह कौन करना चाहता था? औरंगजेब। अब यह विवाह का प्रस्ताव था जो चारुमती को पसंद नहीं था, कतई वो इसके खिलाफ थे। तो यह क्या करती हैं? राज सिंह को एक पत्र लिखती हैं और पत्र में वो लिखती है कि मैं आपको अपना पति मान चुकी हूं। तो राज सिंह क्या करते हैं? इनसे विवाह कर लेते हैं, जिससे औरंगजेब नाराज हो जाता है और इनके मध्य एक देवारी घाटी का युद्ध होता है। ठीक है, चारुमती से विवाह प्रथम कारण तो यह है। यह है रूप सिंह की, किशनगढ़ के रूप सिंह की, यह किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की पुत्री थी, जिससे औरंगजेब विवाह करना चाहता था। ठीक है, लेकिन चारुमती राज सिंह को पत्र लिखकर कहती है, पत्र में कहती है कि मतलब वो उनको, मतलब उन्हें
पति मान लिया गया तो वो विवाह कर लें, है ना, ऐसा कुछ पत्र लिखती है। तब राज सिंह क्या करते हैं, राज सिंह इससे विवाह करते हैं। ठीक है, ये कुछ घटनाएं थी जो चारुमती से विवाह का प्रथम कारण बनी। अब दूसरी घटनाओं की हम चर्चा करें तो सेकंड घटना हम यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। औरंगजेब ने क्या किया था, 1669 में मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया था, मंदिरों को तुड़ाने का आदेश दिया। अब 1602 में जब मंदिरों को तुड़ाने का आदेश दिया गया औरंगजेब ने 70 के अंतर मतलब 1669 के अंतर्गत, है ना, 69 में जब ये आदेश दिया गया कि मंदिरों को तोड़ा जाएगा, हिंदू मंदिरों को, तब यूपी से कुछ पुजारी आते हैं, अपने साथ में वृंदावन की एक मूर्ति भी लाते हैं। तो उनको शरण किसने दी थी, हमारे राज सिंह ने। ठीक है, तो एक ये भी कारण था कि जो वहां से मंदिर से जो मूर्ति लेकर आए थे वृंदावन से, उनको पुजारियों को शरण किसने दी थी, औरंगजेब ने। तो एक ये भी कारण था। ठीक है, तो हम लिखते हैं मंदिर को तुड़ाने का आदेश औरंगजेब द्वारा दिया गया। जिससे यूपी के पुजारियों को राज सिंह ने शरण दी। ठीक है, एक ये भी कारण था। अब नेक्स्ट कारणों की चर्चा हम थोड़े नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, अगर थर्ड कारण की बात करें हम, तो थर्ड कारण क्या है, जजिया कर। जजिया कर थर्ड कारण हमारा बनता है जजिया कर। उन्हें इसे लागू कर दिया कब, 2 अप्रैल 1679 के अंतर्गत जजिया कर को क्या किया, पुनः लागू कर दिया। जिसके विरोध में राज सिंह ने क्या किया, एक पत्र लिखा औरंगजेब को। राज सिंह ने इसके विरोध में औरंगजेब को पत्र लिखा। ठीक है, अब औरंगजेब को इसने पत्र लिखा तो एक ही ये भी कारण था, यह एकमात्र शासक था भारत का जिसने इसका विरोध किया। यह एकमात्र भारत का शासक था जिसने इसका विरोध किया। अकबर के समय में क्या, अकबर ने क्या किया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था, बट जजिया कर को पुनः किसने लागू किया, औरंगजेब ने। कब, 2 अप्रैल 1679 में। चौथे कारण की हम बात करें तो अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण देना। अब ये दोनों क्या थे, मारवाड़ के थे, तो मारवाड़ में एक संघर्ष चल रहा था, तो अजीत सिंह उसके पुत्र थे, तो यह भी क्या था, औरंगजेब के विरुद्ध था। ये शरण दी थी किन्होंने, राज सिंह ने शरण दी। ठीक है, अब एक घटना और घटती है, वो क्या होती है, जब दुर्गादास और ये अजीत सिंह को ये शरण देते हैं राज सिंह, तो अकबर द्वितीय
जो कि औरंगजेब के क्या थे, पुत्र थे, उनको इनके पीछे भेजता है। कौन? औरंगजेब अकबर द्वितीय को, औरंगजेब का पुत्र था यह अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को लाने के लिए भेजता है। ठीक है, लाने के लिए भेजता है, लेकिन राज सिंह इन्हें अपनी तरफ मिलाकर, मतलब कह देते हैं कि आगे अब तुमको, तुम जब शासक बनोगे हम तुम्हारा साथ देंगे, तो अपनी तरफ मिलाकर इन्हें शरण देते हैं। तो एक कारण ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब जब ये इतने सारे कारण हो गए, प्रथम चारुमती से विवाह, द्वितीय मंदिरों को तुड़वाना, तृतीय जजिया कर लागू करना, चौथा अजीत सिंह को इनको शरण दी इसने, पांचवा हो गया अकबर द्वितीय को भी शरण दे डाली। अब जब ये कारण हुए इतने सारे, तो जाहिर सी बात है औरंगजेब नाराज होगा। तो वह क्या करता है, 1600 सितंबर 1679 में दिल्ली से अजमेर आता है। ठीक है, आक्रमण के लिए दिल्ली से अजमेर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है दिसंबर 1679 में अजमेर से मेवाड़ जाता है। अजमेर से मेवाड़ जाता है, आक्रमण के लिए अजमेर से मेवाड़ जाता है। कब? दिसंबर 1679 के अंतर्गत। अब जब ये अजमेर से मेवाड़ की तरफ जाता है, तो इस बात की खबर राज सिंह को लग जाती है। राज सिंह क्या करता है, गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाता है। इस बात की खबर राज सिंह को लग जाती है और वह गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता है। ठीक है, राज सिंह को इस बात की खबर लगती है, तो वो क्या करता है, गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता है। अब जब औरंगजेब आया था यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ किया ही होगा उसने। तो क्या किया, अपनी चौकियों पर पुनः अधिकार किया, प्लस मांडलगढ़ दुर्ग को पुनः अधिकार कर लिया। मतलब मांडलगढ़ दुर्ग क्या हुआ, पुनः फिर इनके हाथों से चला गया। ठीक है, अब मांडलगढ़ दुर्ग इनके हाथों से चला गया, है ना। तो अब क्या करते हैं, ये कुंभलगढ़ के आसपास होते हैं। तब कुंभलगढ़ के आसपास होते हैं। यहां पे एक गांव पड़ता है, ओड़ा गांव। ओड़ा गांव। अब ओड़ा गांव के पास में क्या होता है, इन्हें जहर दे दिया जाता है। ओड़ा गांव के पास 22 अक्टूबर 1680 में, क्योंकि इसका शासनकाल कहां तक था, 80 तक। 1680 में ओड़ा गांव में इन्हें जहर दे दिया जाता है, खाने में जहर दे दिया जाता है। खाने में जहर दे दिया जाता है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है।
ठीक है, जिससे इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे, ओड़ा गांव कुंभलगढ़ के अंतर्गत पड़ता है। तो जिससे इसकी क्या होती है, 22 अक्टूबर 1680 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु तो हो गई, अब इसके हम कुछ और चर्चा कर लेते हैं, इसके निर्माण की चर्चा कर लेते हैं। इसने निर्माण कार्य क्या क्या किया। प्रथम तो राजसमंद झील। अगर इस झील की चर्चा करें हम, तो इस झील का निर्माण 1662 से लेकर 65 के आसपास हुआ। ठीक है, रणछोड़ राय इसके क्या थे, झील के जो वो थे निर्माणकर्ता, उसके देखरेख में इसका निर्माण हुआ था, है ना। राजसमंद झील के, ये है राजसमंद झील, ठीक है। इसकी देखरेख के अंतर्गत ही रणछोड़ दास राय की देखरेख के अंतर्गत ही इस झील का निर्माण हुआ था, है ना। अब इस झील की अगर हम बात करें तो ये गोतमी नदी पर बनी है, गोतमी नदी को रोककर बनाई गई है, ठीक है। अब गोतमी नदी को रोककर बनाई है, इसके आस पास में ही राज प्रशस्ति लिखी हुई है, जो कि चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली में, चंपू का मतलब होता है गद और पद दोनों में। किसके द्वारा लिखी गई, रणछोड़ दास के द्वारा, ठीक है। 25 काली शिला लिखाओं, काली शिलाओं लेखों पे, 25 काली शिलाओं पर अब इनके ऊपर ये लिखी गई है, तो हम ये कह सकते हैं 25 काली शिलाओं पे लिखी गई, तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, ठीक है। ये तो थे कुछ राज प्रशस्ति से रिलेटेड, रणछोड़ दास द्वारा लिखी गई, चंपू शैली में लिखी गई। शैली की अगर बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, 25 काली शिलालेखों पर लिखी गई थी। गोतमी नदी को रोक कर राजसमंद झील का निर्माण किया गया था। अगर हम और चर्चा करें इसके अंतर्गत, तो हम चर्चा करते हैं इन्होंने और क्या किया था। एक तो राजसमंद झील हो गया, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इसने द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया, जो कहां था, कांकरोली, ये कहां पड़ता है, राजसमंद में, ठीक है। और हम चर्चा करते हैं इन्होंने क्या निर्माण करवाया, एक श्रीनाथ मंदिर। श्रीनाथ मंदिर की बात करें तो मैंने आपको बताया था, जब औरंगजेब मंदिरों को तुड़वा रहा था, तब एक गोपाल मनोहर, है ना, तो ये क्या थे, गोपाल और एक रामावतार, ये दो व्यक्ति थे, दो पुजारी थे। तभी क्या करते हैं, वृंदावन से एक मूर्ति लाते हैं श्री कृष्ण की, जो वृंदावन में स्थापित थी, वो यहाँ पे आती है। तो राज सिंह उनका क्या करता है, नाथ द्वारा के अंदर एक श्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवा देता है। कहाँ पे, नाथ द्वारा में। तो श्रीनाथ मंदिर का निर्माण करता है, अंबा माता का निर्माण, अंबा माता का मंदिर। और अगर हम चर्चा करें तो देबारी घाटी का किला, देबारी का किला, ठीक है। और अगर हम चर्चा करें आगे, तो इनकी पत्नी थी रामसर बाई, इनके द्वारा एक बावड़ी का निर्माण किया जाता है, वो थी त्रिमुखी बावड़ी, ठीक है। ये कुछ इनके निर्माण कार्य थे। अब निर्माण कार्य हो गए इनके, मृत्यु हो गई इनकी, कैसे, जहर देके 22 दिसंबर को, ठीक है। अब हमारे इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अगले शासक की, तो मैं इसको रिमूव करता हूं, अगले शासक की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है, हटा दूं इसको। इनके बाद में अगले शासक बनते हैं जयसिंह।
जयसिंह प्रथम। नेक्स्ट शासक बनते हैं जयसिंह, जिनके अगर शासनकाल की बात करें तो 1680 से लेके 98 तक, ठीक है, 1680 से लेके 1698 तक ये शासक बनते हैं। इनके राज्याभिषेक की चर्चा करें तो इसी समय होता है, ठीक है। अब जयसिंह जब ये शासक बनते हैं तो अब इन्होंने कुछ निर्माण भी करवाया होगा, तो जयसंबंध झील, जयसंबंध झील का निर्माण, ठीक है। जयसंबंध झील का निर्माण कराया कहां पे, गौतमी नदी, गौतमी नदी पर इसका निर्माण कराया। दो नहरें निकालकर ये जल इसका कहां डाला जाता था, इकट्ठा जो जल होता था उसको जयसंबंध झील कहता था। अब इस झील के अंतर्गत 7 टापू हैं, इस झील में 7 टापू हैं। अब सबसे बड़ा टापू का नाम, सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटे का नाम था प्यारी। ये जितना नाम प्यारी है उतना ही प्यारा ये क्या टापू है, ठीक है। अब बाबा का भांगड़ा की बात करें, बाबा का भांगड़ा, इस टापू पर आयरलैंड होटल स्थापित है, और एक छोटा सा गांव भी है, छोटा सा गांव, ठीक है। ये तो है जयसंबंध झील के बारे में कुछ चर्चा। अब नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं, जब जजिया कर लागू कर दिया गया था, है ना, तो इन्होंने, जयसिंह ने क्या किया, एक समझौता किया 1681 में, एक समझौता किया इन्होंने 1681 में कि कुछ क्षेत्र देकर जजिया कर ना देना पड़े, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, तो भीलवाड़ा के बदनौर, ऐसे कुछ क्षेत्र दे दिए, ये कुछ क्षेत्र दिए, भीलवाड़ा के बदनौर, ये क्षेत्र दे दिए और कहा कि हमें जजिया कर नहीं देना पड़े, तो आप इन क्षेत्रों को रख लीजिए। तो ये क्षेत्र दे दिए गए। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करते हैं इन्हीं के बारे में। इन्होंने तालाब भी बनाए, 2 तालाबों का निर्माण किया, नाम है देवारी गांव तालाब, दूसरा है थूर गांव तालाब, ठीक है। बदनौर के साथ पूर्व भी था और मंडल भी था, ये कुछ क्षेत्र थे जो दे दिए गए थे। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं अगले शासक की। तो अगला शासक बनता है अमर सिंह द्वितीय। अब अमर सिंह द्वितीय बनता है शासक, तो ये सर्वप्रथम कार्य क्या करते हैं, अगर हम इसके शासनकाल की बात करें तो 1698 से 1710, ये क्या इनका शासनकाल है। अब जब ये शासक बनते हैं तो शासक बनते ही सर्वप्रथम ये कार्य क्या 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 कार्य करते हैं, जो इन्होंने ये क्षेत्र दिया था जजिया कर के बदले, मांडलपुर और बदनौर का, मांडलपुर व बदनौर को वापिस लेते हैं और जजिया
कर के रूप में 1,00,000 रुपए देते हैं। ठीक है, जो संधि हुई थी भीलवाड़ा के बदनौर पूर्व और मांडल क्षेत्र इनको दे दिए गए थे जजिया कर के बदले। तो ये क्या करते हैं, जजिया कर 1,00,000 रुपए देते हैं, लेकिन अपने क्षेत्रों को क्या वापस पा लेते हैं। अब अमर सिंह के दौरान ही एक होता है, मतलब 1707 में औरंगजेब के उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। उत्तराधिकारी कौन कौन, आजम व मुआजम, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो हमारे ये थे अमर सिंह क्या करते हैं, मुआजम का साथ देते हैं, लेकिन जयपुर और जोधपुर क्या करते हैं, आजम का साथ देते हैं। अब इसमें संघर्ष के अंतर्गत विजय कौन होता है, मुआजम। तो क्या होता है, जब ये मुआजम बहादुर शाह के नाम से शासक बनता है, तब क्या करता है, जयपुर और जोधपुर को अपने अधीन कर लेता है। जब अपने अधीन कर लेता है, उनको छीन लेता है, तब 1708 में एक देबारी समझौता होता है। देबारी समझौता ये किन किन के मध्य होता है, जोधपुर, जयपुर और हम कह सकते हैं मेवाड़, इन तीनों के मध्य होता है। अब अमर सिंह की एक पुत्री होती है चंद्रगौरी, और एक पुत्र होता है संग्राम सिंह। ठीक है, अब ये समझौता क्या होता है कि जो अमर सिंह थे वो कहते थे कि हम जयपुर जोधपुर पुनः वापस आप लोगों को दिला देंगे, उसमें हम सहायता करेंगे, लेकिन हमारी जो पुत्री है उसका विवाह जयपुर के जयसिंह, सवाई जयसिंह के साथ हो, और इसका जो इसका जो पुत्र होगा वही जयपुर का अगला शासक बनेगा। ये डील होती है, तब कंफर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इनका विवाह किसके साथ होता है, चंद्रगौरी के साथ में। ये होता है देवारी समझौता, जो किन किन के मध्य होता है, जोधपुर, जयपुर और मेवाड़, उदयपुर के मध्य। ठीक है, अब जब अमर सिंह होता है तो इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद में इनका पुत्र होता है संग्राम सिंह, वो शासक बनता है इनकी मृत्यु के बाद में। तो 10 सितंबर 1710 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगला शासक कौन बनता है इनके बाद में, इनका पुत्र संग्राम सिंह। उसकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।